नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और घर पे ही होंगे। तो आज हम मेंस के आंसर राइटिंग की दूसरी श्रृंखला में पहुंचते हैं और पढ़ते हैं प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां अर्थात तांबे और पाषाण दोनों के ही अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं और इन दोनों के सम्मिश्रण से ही अर्थात इन दोनों के उपयोग से ही मानव ने यह संस्कृतियाँ विकसित की है। तो इसमें हम दो पॉइंट्स ऑफ व्यू पढ़ेंगे। पहला, विश्व की प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ और दूसरा, भारत की प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। ये दोनों ही विभिन्न एग्जामों में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं और मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चालू करते हैं। पहला हम देखते हैं विश्व की प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, जिसमें हमारा सिंधु घाटी सभ्यता भी समकालीन सभ्यताओं में गिना जाएगा। तो हम पहले पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब यह यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 3 पॉइंट आपके प्री के लिए फैक्ट भी है और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए 3 पॉइंट और आगामी परीक्षाओं के लिए 2 पॉइंट का भी काम कर सकेंगे। तो हम देखते हैं, इसका क्षेत्र दजला और फरात नदी के आसपास के क्षेत्रों में अवस्थित है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सभ्यता पनपने या फलने फूलने के लिए किसी न किसी नदी की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि बिना पानी के कोई भी संस्कृति फल फूल नहीं सकती है। तो हम देखते हैं दजला और फरात नदी के आसपास यह सभ्यता जो है विकसित हुई है। इसका वर्तमान देश जो है वह इराक है और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर किलाक्षर भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर, जो है मिस्र की सभ्यता। यह क्षेत्र नील नदी का क्षेत्र है, अर्थात नील और उसके आसपास की नदियों के समकालीन ये सभ्यता उसी के साथ फली फूली है, जिसका देश वर्तमान में मिस्र है। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर चित्राक्षर भाषा प्रयोग में लाई गई थी। हमारे तीसरा पॉइंट है चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता, जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यह चीन देश के संबंध में है। इसके आसपास का क्षेत्र अर्थात वांगो नदी के आसपास के क्षेत्रों में यह सभ्यता फूली फली। इसका देश उत्तरी चीन है और इसकी विशेषता यह है यहाँ पर चीनी भाषा प्रयोग में लाई गई। हम देखते हैं हमारी अंतिम सभ्यता, जो कि हमारी अपनी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका क्षेत्र सिंधु नदी व उसके आसपास की नदियों पर आधारित था। देश भारत और पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं शुरुआत में भारत ही था, विभाजन के बाद अब दोनों देशों में यह प्राप्त हो सकता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर अपठनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लगभग हर पॉइंट ही महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र के समकक्ष है, तो दजला और फरात नदी के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली, वैसे ही मिस्र की सभ्यता नील नदी के आसपास फली फूली, चीन की सभ्यता वांगो नदी के आसपास फली फूली और अंत में सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पनपी। इसी तरह हम इसके वर्तमान देशों के बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ पर किस भाषा का प्रयोग किया गया या इस सभ्यता की विशेषता क्या थी, उसके बारे में हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है मित्रों कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की 2 संस्कृतियों के बारे में कहा गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यह MPPSC की दृष्टि से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली संस्कृति हम देखते हैं आहार संस्कृति, जिसका क्षेत्र राजस्थान और उसके आसपास का क्षेत्र था। यहाँ पर विशेषता ये थी कि यहाँ पर काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग किया गया है, जिन पे सफ़ेद रेखीय चित्र बनाए गए थे। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मृत भांड क्या होता है। मृत भांड मिट्टी से बने हुए पात्रों को, यह संस्कृत के 2 शब्द से बना है, मृदा और भांड। भांड मतलब पत्र या पात्र अर्थात बर्तन, और मृदा मतलब मिट्टी। तो मिट्टी के वह बर्तन जिन पर लाल काले पॉलिश थे और सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजाया गया, यह आहार संस्कृति की विशेषता में गिनी जाती है। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, कायथा संस्कृति। यह उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आधारित है, जिसकी विशेषता ये थी कि यहाँ लाल पॉलिश वाले मृत भांड प्राप्त हुए हैं, जिनमें काले रेखीय चित्र प्राप्त हुए हैं। ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर दोस्तों ये होगी कि नाम लगभग सभी के सेम हैं, काले लाल, लाल काले, है ना। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही ध्यान दे के पढ़ना है कि आहार संस्कृति में काले और लाल दोनों मृत भांडों का प्रयोग किया गया है, जिनमें सफ़ेद रेखीय चित्र था। वहीं यहाँ पर सिर्फ लाल पॉलिश वाले मृत भांड उपयोग किए गए हैं और काले रेखीय चित्र थे।
अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मालवा संस्कृति जो कि नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र में था, कहा जा सकता है कि होशंगाबाद व उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुआ है। और इसकी नदी थी नर्मदा नदी तंत्र, अर्थात नर्मदा या उसके सहायक नदियों के आसपास यह संस्कृति फली फूली थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लाल मृदभांड प्रयोग में आए हैं जिन पर काले चित्र उकेरे गए थे। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि इतिहास के साक्ष्य किस तरह मृदभांडों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको और अधिक जानकारियाँ उपलब्ध करवाएंगे। नमस्कार।